नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज से ट्विटर पर मस्क का रंग चढ़ने लगा है। 7 महीनों से चली आ रही ये डील फाइनल हुई और इसके साथ ही ट्विटर मस्क के हो गए। लेकिन मस्क ने आते ही कुछ ऐसे एक्शन लिए हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि अब ट्विटर का काया पलट होने वाला है। ट्विटर की डील फाइनल होते ही उन्होंने कंपनी के भारतीय मूल के सीईओ पराग अग्रवाल और 2 अन्य टॉप के अधिकारियों की छुट्टी कर दी। इनमें कंपनी की पॉलिसी हेड विजया गाड्डे और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सीगल के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही मस्क और ट्विटर के बीच पिछले कई महीनों से चल रहा विवाद भी खत्म हुआ। तो 3 बड़े अधिकारियों की छुट्टी जो आपकी स्क्रीन पर है, पराग अग्रवाल, विजया गाड्डे और नेड सीगल, ये 3 बड़े नाम जो अब ट्विटर से बाहर हो गए हैं। लेकिन जो तमाम आशंका के बादल थे वो धीरे धीरे अब छटने लगे हैं। वहीं दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने डील होते ही ट्वीट क्या किया, जरा वो भी गौर से सुनिए। ट्वीट किया, चिड़िया पहले से आजाद हो गई है। चिड़िया आजाद हुई और इससे पहले कहा कि मैं चाहता हूं ट्विटर पर लोग फिल्में देखें, वीडियो गेम्स खेलें, यानी कि आने वाले दिनों में ट्विटर हो सकता है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक कॉम्बो पैक। मस्क शुरुआत से ही ट्विटर में बदलावों की पैरवी करते रहे और ट्विटर पर बॉट अकाउंट्स और कंटेंट मॉडरेशन का विरोध भी उन्होंने किया। वहीं उन्होंने एडिट बटन का भी जिक्र किया था। इसके बारे में बाकायदा उन्होंने पोल किया। ये फीचर वैसे तो आ चुका है लेकिन हर यूजर्स के लिए इसका इस्तेमाल अभी नहीं है। इसके अलावा मस्क ने ट्विटर को एक सुपर ऐप बनाने की भी बात कही थी। उन्होंने कर्मचारियों के साथ हुई एक मीटिंग में कहा था कि हमें चीन के मौजूद वी चैट की तरह अपने प्लेटफॉर्म को बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान, अनूप मिश्रा साहब जुड़े हैं जो कि जाने माने सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हैं, और सौरभ जैन साहब हैं हमारे साथ जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले सौरभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरह के बदलाव की जो कमी कहा जाए, जिस बदलाव की बहुत दिन से वकालत की जा रही थी कि ट्विटर जो एक स्पेस है वहाँ फन नहीं है, वहाँ एक टॉक्सिक वातावरण बनता जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भले देरी से ये कदम उठाया गया है लेकिन क्या ट्विटर जो है वो एक बड़े बदलाव के साथ एक नया रुतबा हासिल कर पाएगा? देखो, ट्विटर पे ज़रूरी था कि कोई एक नया लेकर आए, क्योंकि ट्विटर बहुत ज़्यादा मोनोटोनस या फिर कह सकते हैं कि बोरिंग होते जा रहा था दिन बर दिन। क्योंकि अगर आप देखा जाए जिस तरीके से लोगों का टाइम स्पैन, एक ज़माने में ट्विटर वाज़ वेरी पोटेंशियल और अभी जिस तरीके से उसकी रीच कम होती जा रही है, तो कुछ एक बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि ये बदलाव ट्विटर के हित में है, क्योंकि एवेंचुअली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का कोड होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे। पर अगर प्लेटफॉर्म में ज़्यादा लोग नहीं जुड़ रहे तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ढूंढना बहुत जरूरी है और शायद इलॉन मस्क वो कारण ढूंढ के उसका सॉल्यूशन निकलवा के इसको और भी फैसिनेटिंग बना सकते हैं, क्योंकि खुद अपने ट्विटर को उन्होंने इतना फैसिनेटिंग, इतना चर्चावर्ती हमेशा बना के रखा है कि हमेशा लोग उससे उनसे इंस्पायर हुए या उनके ट्वीट्स को देख के एंटरटेन्ड हुए हैं। तो उनको पता है कि यहाँ क्या चल सकता है। बियॉन्ड एक सीरियस प्लेटफॉर्म के अलावा इसको एक नया रूप देना बहुत जरूरी है। ये टॉक्सिक होगा या नहीं होगा ये बात की बात है, बट यहाँ पे एंटरटेनमेंट ज्यादा हो जाएगा जिससे लोगों का टाइम स्पैन इस प्लेटफॉर्म में बढ़ेगा, जो कि इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी आवश्यकता है अभी। की आवश्यकता यह है कि ज़्यादा रीच बढ़े और रीच बढ़ाने के लिए आम यूजर्स को कहीं ना कहीं ट्विटर के करीब लाने के लिए ये रणनीति हो सकता है कारगर हो। अब इसमें किस तरह की चीज़ें सामने आएंगी वो तो वक्त बताएगा। अनूप मिश्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ट्विटर को आमतौर पर एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के तौर पर माना जाता रहा है और हम देखते हैं कि ट्विटर पर जब हम आमतौर पे एक गंभीर चर्चा भी करते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्शन सामने आते हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ी खूबी है ट्विटर की वो ये कि इसके ज़रिए लोगों की जो कई समस्याएं हैं
वो उसका समाधान होता रहा। ये जो मनोरंजन वाला फैक्टर इसमें ऐड होता है, वीडियो गेम अगर इंट्रोड्यूस होते हैं, वीडियोस इंट्रोड्यूस होते हैं, क्या ये ट्विटर की उस पहचान को कहीं ना कहीं धुंधला करेगा? आपको लगता है ऐसा? डेफिनेटली। पहले तो सबसे पहले धन्यवाद आपको बुलाने के लिए, आपने शाम दिया। तो जो क्वेश्चन आपका है ट्विटर को जो इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म और ये प्लेइंग और माइक्रो गेम्स एंड वगैरह जो भी इसको लॉन्च करने का जो भी प्लान कि एलन मस्क कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने तक की इंफॉर्मेशन को मेजर करते हुए हम जिस पर्पस से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो पर्पस कहीं ना कहीं फिर उसमें लैग करने लगेगा। और अगर वो ट्विटर उसमें लैग करता है तो डेफिनेटली नए प्लेयर्स के लिए एक मार्केट ओपन होगा जो माइक्रो ब्लॉगिंग और शॉर्ट मैसेजेस के लिए जो इस्तेमाल होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से और ऑथेंटिसिटी के साथ लोगों को लेकर के जा रहे हैं। तो ये डेफिनेटली अगर उसमें हम गेमिंग एंटरटेनमेंट को अगर एड ऑन कर देंगे तो रीच बढ़ जाएगी, डेफिनेटली पर यूजर टाइम बढ़ जाएगा, बट जो उसकी विजिबिलिटी है कहीं ना कहीं उसके पीछे गायब हो जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं शॉर्ट वीडियोस वगैरह फेसबुक में इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद यूट्यूब ने भी इंट्रोड्यूस कर दिए शॉर्ट वीडियो। मे भी हो सकता है कि वीडियो जो आने वाले हों वो शॉर्ट फॉर्म ऑफ, जैसे जो आप लोग न्यूज ब्रॉडकास्ट करते हैं, जो आप लोग क्लिपिंग शेयर करते हैं, वो शेयरिंग जो है वो आप शॉर्ट वीडियोज में ट्विटर के अंदर एक अलग सेक्शन क्रिएट करके रहें, जहाँ से न्यूज कंपनियां जो है ज्यादा अच्छे तरीके से अपने शॉर्ट वीडियो बना करके न्यूज़ के वो उसमें शॉर्ट वीडियोस के तौर पे इस्तेमाल करें तो ज्यादा उनकी इंफॉर्मेशन सेपरेट हो सकती है। बट इंटरटेनमेंट मुझे नहीं लगता है कि ये ट्विटर उसके लिए राइट प्लेटफॉर्म होगा एंटरटेनमेंट सेगमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो डेफिनेटली इससे न्यूज वाला जो पार्ट है, जो फास्ट इंफॉर्मेशन शेयरिंग का जो एक इनकी यूएसपी है वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक बात सबसे अहम है कि हर एक प्लेटफ़ॉर्म की अपनी एक आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी एक दिन में तो बनती नहीं है। उसको उसमें बहुत सारे सुधार होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नेगेटिव, पॉज़िटिव हर प्लेटफ़ॉर्म के हैं, लेकिन ये बदलाव कहीं ट्विटर की आइडेंटिटी पर प्रहार न करें, ये बड़ा सवाल है, इसकी आशंका अब भी बनी हुई है। हमारे साथ जानी-मानी इन्फ्लुएंसर संध्या भी जुड़ चुकी हैं। संध्या, बहुत-बहुत स्वागत आपका शो में। एक इन्फ्लुएंसर के नज़रिए से आपकी क्या चिंताएं हैं या आपको क्या लगता है कि जो इंस्टाग्राम पे आपने अपने आप को इतना एक्सप्लोर किया हुआ होगा, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म या इसके अलावा जो वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म है, फन जहां पर मौजूद है, जहां पर इतना कुछ एक्सप्लोर किया जा चुका है, उसके बाद क्या इन्फ्लुएंसर्स एक और प्लेटफॉर्म पे जाके मेहनत करके अपने कंटेंट को डालना पसंद करेंगे, जबकि वो जान रहे हैं कि उनका वो बहुत पहले ही ट्विटर से दूरी बना चुके हैं? ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स तो इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं, ट्विटर पर उनकी मौजूदगी बहुत कम होती है। जी, आपका सवाल जो है वो बहुत ही वैलिड है कि ट्विटर पे मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स नहीं होते हैं, बट जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे न्यू फीचर्स ऐड ऑन हुए हैं। सो आई थिंक विद इमर्जिंग प्रोफेशन, जितना इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री बढ़ते जा रहा है उतने ही ज्यादा लोग उसमें अपने आप को प्रोफेशन देख पा रहे हैं। सो आई थिंक ट्विटर का जो भी फीचर्स है वो इज डेफिनेटली अ गुड थिंग फॉर मी। और मुझे ऐसे लगता है कि हर एक प्लेटफॉर्म उसमें ही एक यूनिक चीज होती है। सो जैसे बाकी प्लेटफॉर्म्स है उससे कंपेयर अगर हम ट्विटर को करेंगे तो ट्विटर मुझे काफी इंफॉर्मेटिव लगता है। तो अगर हमें स्कोप मिलता है कि उस पे भी हमारी और एक अलग पहचान बनाई जाए तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स को ये इंटरेस्टिंग लगेगा काफी, एंड वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी को हर प्लेटफॉर्म पे अपनी एक छाप छोड़नी है। किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा कि ट्विटर पे हम नहीं है, इंस्टाग्राम पे है या बाकी और ऐप पे है। सो मेरे हिसाब से दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर अदर इन्फ्लुएंसर्स आल्सो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन्फ्लुएंसर्स तो पूरे दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं और उनके लिए ये कहीं न कहीं एक अच्छा मूव है। वो चाहेंगे कि वो ट्विटर पे भी अपना कंटेंट और अपनी बातें शेयर करें। अब सौरभ, मैं ये चीज़ समझना चाहूँगा कि आखिर
क्या वो वजहें थी जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी जो जनता थी, और ख़ासतौर पे मैं बहुत स्पेसिफिक होकर इन्फ्लुएंसर्स की बात करूंगा, आप तो मार्केटिंग के पक्ष से भी जानते होंगे, वो क्या वरीज थी, वो क्या चिंताएं थी जिसकी वजह से ट्विटर पे रुझान कम हुआ और लोग होने के बावजूद मैं ये देख रहा था कि कई सेलेब्स ऐसे थे जिनके मिलियन में फॉलोअर्स थे और उन्होंने रातों रात अपना अकाउंट बंद कर दिया। ये क्यों हुआ? पहली बात तो ये है कि ट्विटर जब शुरुआत 2008 में जब ट्विटर काफी पॉपुलर हो रहा था और जब मार्केटर्स लाइक अस, हमारे पास दो ही ऑप्शन होते थे, फेसबुक और ट्विटर। और ट्विटर पे उतना इम्पोर्टेंस दिया जाता था जितना फेसबुक पे। जब हैशटैग ट्रेंड होता था एक ब्रांड का या कोई वर्ड्स ट्रेंड होते थे तो उसके लिए ब्रांड उसके लिए वर्कआउट करते थे। बट विद टाइम जब रियलाइज हुआ कि यहाँ पे लोग नहीं बढ़ रहे और ज्यादा लोग नहीं आ रहे और दूसरे प्लेटफॉर्म जो कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहां पे हमारी रीच बेटर हो रही है, तो ब्रांड्स का इंटरेस्ट वहां पे पहुंच गया। अब ट्विटर एज एन एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सौरभ अगर आपको बजट दिया जाए एडवर्टाइजमेंट के लिए तो आप कहाँ पे ज्यादा स्पेंड करेंगे, तो मेरा मेजर बजट फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जाएगा और बहुत कम बजट ट्विटर पे जाएगा। और जब एडवर्टाइजिंग बजट नहीं जाएगा तो ट्विटर कमाएगा कैसे? ट्विटर को कमाने का एक तरीका है वहां पे उस चीज को फैसिनेटिंग और इंटरेस्टिंग बनाए ताकि काफी लोग उससे जुड़ पाए और काफी टाइम उस पर दे पाए, ताकि काफी एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू भी उनको उससे मिल पाए। तभी आप देखोगे इलॉन मस्क का एक ट्वीट था जो कि एडवर्टाइजर्स के लिए था, जो कि एक इंडिकेशन था, एक इशारा था कि आप हमारे लिए भी बजट अब पार्क करके रखो क्योंकि हम कुछ यहाँ पे फैसिनेटिंग करने वाले हैं। लोग इसे इसलिए भी छोड़ने लगे क्योंकि ये इतना कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म बन चुका था कि यहाँ पे कुछ ट्वीट किया जाए और वो बड़ा चढ़ाकर कहीं और मीडिया में पहुंच जाता था। देयर वाज नो कॉन्क्रीट कोर रिलेशनशिप, एक लार्जली टॉक्सिक वातावरण ज्यादा था यहाँ पे, ना कि जो कि इंस्टाग्राम पे जो एक पर्सनलाइज रिलेशनशिप, एंटरटेनिंग रिलेशनशिप, जो कि मतलब जो एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो इंस्टाग्राम ज्यादा प्रेफर करने लगे। और जो पॉलिटिकल और जो जर्नलिस्ट, मीडिया हाउस रिलेटेड पीपल स्टिल कंटिन्यू टू स्टे ऑन ट्विटर ताकि वो अपना बात को लोगों के पास पहुंचा सके और उन इन्फ्लुएंशियल लोगों के पास पहुंचा सके जहां से ये चीज ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके जो कि उनकी बात है। ये बेसिक चेंज है जो कि एक प्लेटफॉर्म डिमांड करता है बिफोर इट डाइज। क्योंकि आप देखो, जो देखा जाए तो आने वाले टाइम, अगर टाइम स्पैन देखोगे और ग्रोथ देखोगे ट्विटर का इंडिया में, वो इतना नहीं है। और प्लेटफॉर्म को सर्वाइव करवाने के लिए कुछ चेंज, ये बदलाव जो है ये अच्छा बदलाव है। बिल्कुल, तो बदलाव अच्छा है और इसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी करना होगा। जिन बातों का जिक्र सौरभ ने किया वो वाकई वो रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्विटर पे चढ़ रहा था और मस्क ने आते ही उन्हें एड्रेस किया है, और ये बड़ा चेंज जो है वो कितने दिनों में लागू होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अनूप सर, एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरह से मस्क ने आते ही ये कहा कि भाई पंछी आज़ाद हो गया है, इसके पहले हमने देखा कि उन्होंने एक पोल कराया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके, और उसमें 70% लोगों ने ये कहा था कि ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, अकाउंट बैन हो जाते हैं, अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, और कई जो संस्थान हैं उनकी रिक्वेस्ट पे भी कई बार ट्वीट डाउन कर लिए जाते हैं। भारत के लिहाज से अगर हम देखें, भारत में जहां पर एक ट्वीट या एक सोशल मीडिया पोस्ट कहीं ना कहीं कई बार विवाद पैदा कर देता है, कई बार कुछ इलाकों में हम देखते हैं कि कम्युनल राइट्स भी उसकी वजह से हो जाते हैं, ऐसे में फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने किसी भी चीज़ को रोकना नहीं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? ये सौरभ सर, मेरा से है जी या सौरभ? जी हाँ, जी अनूप जी मेरा आपसे ही सवाल। ओके, ग्रेट। तो देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर जगह एक्टिव है, चाहे वो जैसे अगर हम वायलेशंस की बात करें तो फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, अगर हम कहीं पे भी अपनी शिकायत करते हैं इन टर्म्स ऑफ फेक न्यूज़, फेक ट्वीट्स या फेक वीडियोस वायरल जो भी हो रहा है, तो एक्शंस उस पर लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, ट्विटर को थोड़ा सा ये है कि वो ज्यादा स्ट्रांगली अपील करता है, उस पर काम करता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो जो ट्रम्प के अकाउंट्स को कई बार इलेक्शंस के दौरान जो है, अमेरिकन इलेक्शंस के दौरान बैन किए गए।
तो वो सब भी इसको दिखाता है कि वो एक मोनोपोली को जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बट वेयर अगर हम बात करें कि वायरल कंटेंट्स और इस तरह के फेक इंफॉर्मेशन, फेक ट्वीट्स एंड फेक पोस्ट एंड ऑल, तो सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि यूट्यूब पे सबसे वेग इंफॉर्मेशन, सबसे वेग वीडियो, सबसे वेग न्यूज़, सबसे ज्यादा वेग जो है वो अगर किसी एक प्लेटफॉर्म के तौर पर देखा जाए तो वो यूट्यूब है। फेसबुक उसके बाद आता है, इंस्टाग्राम तो उससे लेना देना ही नहीं है। ट्विटर फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑथेंटिकेट ऑथराइज लोग हैं, जो वेरीफाइड हैं, जो नॉन वेरीफाइड हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको सही तरीका, सही दिशा में लेकर के जाते हैं। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इंडिया जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो ट्विटर इंडिया में काम करे या कहीं भी काम करे, जो भी कंट्री जिस पैरामीटर में वो काम करता है, उस पैरामीटर्स को उसको मानने होते हैं, उसके नियम कानून को मानना होता है। और जिसकी सरकार होती है, वो सरकार कहीं ना कहीं अपने हिसाब से चीजों को मैनिपुलेट करती ही करती है। तो वो चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, ट्विटर को हमेशा इस जगह ऐसे ऐसे कंट्री से रिपोर्ट्स मिलती रही हैं जहां पर उसको कभी बैन किया गया है, कभी उसको स्टेप बैक करने के लिए कहा गया। तो ये पार्ट ऑफ मेरे ख्याल से जर्नी है। अभी गूगल को लेकर के अगर हम देखें तो गूगल को भी अभी भारत सरकार के जो मार्केटिंग कमिटी के जो डिपार्टमेंट है, जिन्होंने निकाला है कि गूगल ही सिर्फ मोनोपोली कर रहा है, तो अब गूगल का अल्टरनेटिव आपके पास क्या हो सकता है? तो ये बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिसपे ट्विटर को वर्क करना चाहिए था और कर रहा है। और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होगा, चाहे वो अभी हम लोग को देख रहे हैं, वो भी इस लाइन में धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। बट अगर बीच में बहुत हाइप हुआ था, फिर अचानक से वो डाउनफॉल में आ गया। तो वो दूसरा, सौरभ ने बहुत अच्छी पॉइंट कहा कि रेवेन्यू आरओआई जो है बहुत बड़ा मैटर है। पर ट्विटर को मेरे हिसाब से ऐसा थोड़ा सा ट्विटर को भी सोचना चाहिए कि जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर प्रोमोटिंग द जो भी उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं, तो ट्विटर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो फेसबुक की तरह उसके जो डेमोग्राफिक इंसाइट्स हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्विटर को उस पर फोकस करना चाहिए, उनके कॉस्टिंग को थोड़ा सा रिवाइव करना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट फैक्टर ही बहुत ज्यादा इसमें मैटर कर जाता है फेसबुक वर्सेस ट्विटर एड कैंपेन्स में। तो बहुत सारे फैक्टर्स जिस पे ट्विटर को ध्यान देना चाहिए, बजाय इसको कि एकदम फुल ऑन एंटरटेनमेंट साइट बनाने के लिए। अगर हम इन टर्म ऑफ रियल लाइफ के तौर पर देखें, तो हम सब टीवी पे न्यूज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसी न्यूज चैनल पे ही जाना होगा। उसी तरीके से अगर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, तो उसके लिए हम फेसबुक पर रिलाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम इंस्टाग्राम पर रिलाई नहीं कर सकते, उसके लिए हम यूट्यूब पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कोई भी वायरल मैसेज है, तो उससे फैक्ट चेक वगैरह है या जो उसके ट्रेंडिंग्स हैं, वो ट्विटर पे ही जज होंगे। तो अगर ट्विटर को अगर हम एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के जाएंगे, तो जो सीरियस यूजर्स हैं, जो सीरियस व्यूअर्स हैं, वो डेफिनेटली इससे कहीं ना कहीं लैग करेंगे। आज फेसबुक में भी यही समस्या है। बहुत सारे सीरियस यूजर्स जो फेसबुक के थे, उन्होंने फेसबुक से डाउनफॉल कर दिया। रीजन भी क्योंकि वहां पे एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी अब आ रहा है। इस एंटरटेनमेंट का जो पोर्शन है वो जब हमें बाकी प्लेटफॉर्म पर मिल रहा है, तो ट्विटर इसमें क्या अलग करने वाला है? और जो बात आपने अनूप जी कही, उससे ही जुड़ा मेरा सवाल संध्या आपसे है, क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है ट्विटर से इन्फ्लुएंसर्स का पीछे हटना या उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस ना होना, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये कोई मॉनेटरी बेनिफिट ऑफर नहीं करता, और बगैर फ़ायदे के, बिना किसी, केवल आपकी एक फॉलोइंग बढ़ रही हो या आप फॉलोइंग भी बाकी प्लेटफॉर्म्स के मुकाबले ट्विटर पर एक स्लो प्रोसेस है, और वहाँ पर कई बार इस बात की भी शिकायत होती है कि फॉलोअर्स घट जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन क्या किसी तरह का मॉनेटरी बेनिफिट ना मिल पाना इंडिविजुअल्स को, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है ट्विटर के प्रति आप लोगों के रुझान के कम होने का? ये रीजन तो नंबर 1 नहीं हो सकता। ये रीजन बिल्कुल है, लेकिन पहला सबसे रीजन ये होता है कि काफी कंट्रोवर्शियल प्लेटफॉर्म इसको माना जाता है ट्विटर को। जैसे कि आपने कहा कि काफी सारी सेलिब्रिटीज अपना यहाँ से अकाउंट बंद कर देते हैं, या तो ब्लॉक कर देते हैं, या तो एग्जिट कर देते हैं। सो मे बी इन्फ्लुएंसर्स ऑलरेडी काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हमारे कंट्री का, क्योंकि पहले तो उन्हें हमारी खुद की एक पहचान बनाने में काफी वक्त लग जाता है, इसको प्रोफेशन कंसिडर करने में वक्त लग जाता है।
फिर ट्विटर पे ऑलरेडी इतना कंट्रोवर्सी होता है एंड वहाँ पे मोनेटाइजेशन की अगर जब हम बात करें तो वहाँ पे काफी ब्रांड्स वहाँ पे प्रमोट करना जरूरी नहीं समझते, क्योंकि उसमें ऐसे एंटरटेनमेंट फैक्टर जो था वो मिसिंग था एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट एंड कंट्रोवर्शियल कंटेंट ज्यादा होता है। सो नाउ दैट दे हैव इम्प्रूव्ड जो एंटरटेनमेंट जोन वो लाने वाले हैं, तो उसी के साथ आई होप कि वो इन्फ्लुएंसर्स को अच्छी खासी स्कोप भी मिले और मोनेटाइज भी कर सके। बट इन्फ्लुएंसर्स अगर मोनेटाइज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रांड को ट्विटर को एज अ प्रमोटिंग प्लेटफॉर्म के नजरिए से देखना पड़ेगा, तभी जाके वो हम तक रीच आउट हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत अहम बात है। आखिरी सवाल सौरभ मेरा आपसे होगा, ट्विटर पर ये भी आरोप लगते रहे हैं कि जो ब्लू टिक को लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है वो ठीक नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि कई बार कई ऐसे पैरामीटर्स पर अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है जिसके जो वैलिड रीज़न नहीं होते हैं, और जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें भी बहुत एफिशिएंट यूजर्स को ट्विटर से दूर करती हैं। ब्लू टिक तो हर प्लेटफॉर्म पे है, इंस्टाग्राम पे भी है, फेसबुक पे भी है, मेरे पास भी ब्लू टिक है मेरे ट्विटर पे। तो मुझे लगता है कि काफी लोग कह रहे हैं कि ब्लू टिक को हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लू टिक को चलाने वाले के लिए उसके पीछे टीम होती है, वो इंडिविजुअली उस चीज को अकाउंट को हैंडल नहीं करते, जो कि गलत बात है। क्योंकि शायद ब्लू टिक एक वेरिफिकेशन है, एक आइडेंटिटी है, जिससे ट्विटर उन लोगों के लिए काफी स्पेशल बन जाता है जो कि उनके डोमेन में या उनके इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंशियल है। और ये एक तरीका भी है कि उस वेरीफाइड बंदे को मतलब उसकी अकाउंटेबिलिटी और उसका अकाउंट है ये क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि ये रियल अकाउंट है। सो आई थिंक उस रियलिटी के लिए वो ब्लू टिक का दिया गया है, ना कि एक एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी के लिए, जो कि लोग उसको मिस्टेक कर चुके हैं कि ब्लू टिक हटाया जाए, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेफालतू का एक रिक्वेस्ट है या नीड है, बिकॉज it is a way for them to define who is official and who is not official, because एक पर्सनालिटी के काफी सारी फेक अकाउंट्स क्रिएट हो जाते हैं और ब्लू टिक ऐसे ही किसी को नहीं दिया जाता है अनलेस अनटिल उनके काफी सारे जो क्रेडिबिलिटी फैक्टर्स चेक किया जाता है, उसके बाद उन्हें ब्लू टिक मिलता है। और दूसरी बात जो आपने कही कि क्या बोलते हैं, काफी सारे अकाउंट्स जो ब्लॉक किए जाते हैं, ये आई थिंक ये बदलाव, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज हैशटैग कंगना रनावत ट्रेंड कर रहा है क्योंकि उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है और डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट वापस आएगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच में किसी का अकाउंट बैन करना, कुछ ट्वीट्स बैन किए, किसी ट्वीट्स को हटाया, समझ में आता है, बट किसी के अकाउंट को बैन करना इज टोटली नॉट राइट, क्योंकि वो उसके कॉन्फिडेंस को गिराता है, वो उसके सेल्फ वर्थ पे क्वेश्चन और आइडेंटिटी क्रिएट, और हमेशा के लिए उस पे एक निशान लग जाता है या दाग लग जाता है कि उसका ट्विटर ब्लॉक कर दिया। So I believe this is a fabulous move for not banning people, but of course you can ban or you can control their tweets over a limited time, but not banning them forever. I think it's a brilliant idea of getting them back. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप सर, और इसके साथ ही संध्या आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। उम्मीद यही करते हैं कि जो ये चर्चा रही है, इस चर्चा की कोशिश यही रही है कि ट्विटर में जो ये बदलाव आने वाला है वो बदलाव किस मकसद से लिया गया है, क्या ट्विटर अपनी आइडेंटिटी को लेकर सीरियस है, क्या आने वाले वक्त में ये जो फन फीचर्स ऐड होने वाले हैं कहीं ट्विटर की आइडेंटिटी पर प्रश्न चिन्ह ना लगा दें, और जो बदलाव पॉजिटिव हैं उनके बारे में भी हमारे गेस्ट ने बताया, और कौन कौन से बदलाव वाकई ज़रूरी हैं इसके बारे में भी हमने आज चर्चा की। उम्मीद है आपको शो पसंद आया हो, आगे भी ऐसी चर्चाएं आपके लिए लेते आते रहेंगे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए ET Now स्वदेश।